डॉक्टर आशा दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर। मैं समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापक हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बच्चों MA सेकेंड सेमेस्टर का 3rd यूनिट, जिसका टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज हेल्थ एंड एजुकेशन। और ये स्वास्थ्य की समस्या हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि भारत जो है वो गांव का देश है और देश की 72.2 मतलब 72.2% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारतवर्ष में अनेक समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। वैसे गांव में हमें गरीबी देखने को मिलती है, अपराध देखने को मिलता है, बाल विवाह जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, अत्यधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत या विकसित बनाए वो वाली समस्या है स्वास्थ्य की समस्या। तो स्वास्थ्य जैसे कि व्यक्ति गांव में इतना अलर्ट नहीं होता, इतना शिक्षित नहीं होता कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। स्वास्थ्य निरंतर उनके स्वास्थ्य में कमी आती है और उस कमी का कारण उनको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, पौष्टिक खाना है वो उनको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा हमें स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं शिक्षा के ना होने के कारण भी होती है, क्योंकि गांव के लोग इतने अधिक शिक्षित नहीं होते और उनको ये पता नहीं होता कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उनके जो खाने का जो तरीका है या वो जो खाना खाते हैं वो असंतुलित भोजन करते हैं, असंतुलित खाना खाते हैं और जिसके कारण उनमें स्वास्थ्य की समस्याएं हमको देखने को मिलती है। और इन समस्याओं के भी बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले मैं गांव में जो बच्चों को, पुरुषों को, महिलाओं को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है उसके कारण क्या है ये मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला कारण है रूढ़िवाद और अंधविश्वास। गांव में इतने ज़्यादा लोग रूढ़िवादी होते हैं, इतने परंपरागत रूप से व्यवहार करते हैं, इतना रीतियों और रीति रिवाजों को मानते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते। रूढ़ी जो है समाज के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है और ये जब बीमार पड़ते हैं, जब कोई इनको तकलीफ होती है तो इनको लगता है कि ये भगवान की मर्जी है। मतलब भगवान से ये अपने मृत्यु को, अपनी बीमारियों को, अपने स्वास्थ्य को जोड़ देते हैं और ये उनका सोचना होता है कि हमारे भाग्य में लिखा था और भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया और ऐसा ही हमारे साथ ऐसी बीमारियों को हमारे साथ भेजा है। तो सबसे पहला है रूढ़ी और अंधविश्वास। दूसरी है प्रथाएं। अब इस प्रथाओं को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है पर्दा प्रथा। गांव में जो घूंघट की प्रथा है, जो पर्दा प्रथा है, जो बहुओं को, जो बुजुर्ग लोग एक बाध्य करते हैं कि इस प्रकार हमारे परिवार के बीच या हमारे घर के बीच आपको रहना है तो आपको पर्दा करना है। तो पर्दा करने से उनको फ्रेश एयर जो है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती और इसलिए वो बीमारियों से या स्वास्थ्य की समस्याएं उनमें देखने को मिलती है। दूसरा है गीले कपड़े पहनकर पूजा करना। ये मान्यता है, बहुत पहले से ये परंपरा बुजुर्ग लोग बनाते चले जा रहे हैं कि गीले कपड़े पहनकर यदि हम पूजा करेंगे तो हम ज़्यादा शुद्ध हैं, ज़्यादा पवित्र हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से भगवान को ऐसी शुद्धता के आधार पर हम
पूजा कर सकते हैं। लेकिन गीले कपड़े पहनने से बहुत सारे लोगों को चर्म रोग जैसी समस्याएं होती है, स्किन डिजीज जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो ये गीले कपड़े से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। तीसरा कारण है बाल विवाह की प्रथा। बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, और जब शादी बहुत कम उम्र में होती है तो इससे उनके स्वास्थ्य में कमी आती है, स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न होती है। क्योंकि यदि वो शादी हो गई है तो मैक्सिमम 14 ईयर्स के बाद वो अपनी बेटी को ससुराल भेज देते हैं, और जब ससुराल में जाती है तो उसको जितना काम उसको करने बनता है या नहीं कर पाती है, तो भी उस काम को उसे करना पड़ता है, जिससे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उसके बाद नेक्स्ट है धर्म की आड़ लेकर पोषक तत्वों को ना खाना। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में या हमारे समाज में, ग्रामीण समाज में बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, और भी ऐसे कई पोषक तत्व हैं जिनको वो धर्म से जोड़ देते हैं कि हमारे धर्म में ये अलाउड नहीं है, ये मान्यता नहीं है कि हमको ये खाना है। उनकी कितनी भी आवश्यकता होगी उनके शरीर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वो धर्म का सहारा लेकर इसको खाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये प्रथा से संबंधित कारण है। उसके बाद रूढ़िवाद और अंधविश्वास के बाद जो नेक्स्ट कारण है, प्रथा के बाद जो नेक्स्ट कारण है वह अपौष्टिक भोजन। स्वास्थ्य अनुसंधान की भारतीय परिषद है। अपौष्टिक भोजन, आपको पता होगा कि हमारा एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य अनुसंधान, भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान। ये बताता है कि लोगों को कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन लेना है, कितनी मात्रा में विटामिन्स लेनी है। तो गांव के लोगों को ये जागरूकता नहीं होती, इसलिए ये इतने अवेयर भी नहीं होते कि वो उतनी मात्रा में प्रोटीन लें, विटामिन लें, न्यूट्रिशन लें, और इसलिए जब उनको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, और या हम कहें कि वो ज़्यादातर अपौष्टिक भोजन खाते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। नेक्स्ट कारण हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। स्वास्थ्य सुविधाओं का तात्पर्य है कि गाँव में जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जितने अस्पताल होने चाहिए, उतने अस्पताल गांव में नहीं होते। जितना स्टाफ होना चाहिए डॉक्टर का, जितने नर्स होनी चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए, बीमार पड़े तो उनका केयर करने के लिए, तो ना तो उतने ही डॉक्टर होते हैं, ना उतनी नर्स होती है। और इस कारण क्या होता है कि उनको पूरी सुविधा, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो सुविधा चाहिए है, जो फैसिलिटी चाहिए डॉक्टरों की, नर्सों की, वो उनको नहीं मिल पाती, और इसलिए वो अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य वातावरण का अभाव। इनको काम करते हुए या बाहर फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और काम करके जब आते हैं तो उनका जो वातावरण है, चूँकि ज़्यादातर गांव के लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और उससे जो धुआं होता है, उस धुआं से उनको वो फ्रेश वातावरण या फ्रेश ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस आधार पर उनका रहन सहन है, जैसे वो घर में जहाँ रहते हैं तो ना वेंटिलेशन होता है, ना पर्याप्त मात्रा में एयर को एक दूसरे स्थान से पार होने की, या हम कहें कि जिसको एयर वेंटिलेशन कहते हैं, वो भी नहीं हो पाता, और इसके कारण क्या है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। मकानों की अवैज्ञानिक योजना। स्वास्थ्य वातावरण का अभाव के अंतर्गत मकानों की अवैज्ञानिक योजना, अर्थात जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि मकान में प्रॉपर रोशनदान नहीं होता, या जो सुविधाएं एक मकान में होनी चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या गांव में रहने वाले लोगों के घरों में वो सुविधा नहीं होती। अवैज्ञानिक तरीके से उनका मकान बना हुआ होता है। और दूसरा इसी के अंतर्गत स्वच्छता का अभाव। मैंने अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास कूड़ा करकट ना हो, साफ सफाई हो, ऐसी चीज़ें वो नहीं करते हैं। क्यों? और इसलिए क्या है, आजू बाजू गंदगी के कारण भी उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है।
उसके बाद गंदे कुओं की विद्यमानता। लोग गांव में कुओं से पानी पीते हैं, बड़े बड़े कुएं खुदवा के रखते हैं, पर उस कुएं के पानी की जो साफ सफाई है वो जितने टाइम पीरियड के अंतर्गत या जितने समय के अंतराल में वो कुएं को साफ सुथरा करना है वो नहीं कर पाते, और बहुत लंबे समय तक उसी कुएं का वो पानी पीते हैं, जिसके के कारण क्या है कि शुद्ध पेयजल उनको नहीं मिल पाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको मालूम है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा फ्रेश एयर चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, हमारे आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, साफ सफाई हो, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। और हमारे घर की बनावट, हमारे घर की संरचना भी ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपर उसमें हवा का जो है वो आदान प्रदान जो है वो होना चाहिए, तभी हमारे जो परिवार के लोग हैं या घर के लोग हैं वो स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये सारी जो अभाव की स्थिति है वो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव। अब यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव का तात्पर्य क्या है कि गांव में शिक्षा तो दी जाती है, पर वो शिक्षा स्कूली होती है, वो शिक्षा कॉलेज ही होती है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा जैसा कोई सिलेबस, कोई टॉपिक उनको नहीं पढ़ाया जाता कि स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, स्वास्थ्य को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना या स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए क्या है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते और बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कारण है, वो जनसंख्या में वृद्धि। परिवार के अंतर्गत पहले से इतने सदस्य होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर गांव में जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है, और वो संयुक्त परिवार में वैसे ही लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और जब इस आने वाली पीढ़ी से जनसंख्या में जो वृद्धि होती जाती है, उससे क्या होता है कि उनके घर में इतनी जगह, इतना स्पेस, इतना स्थान नहीं होता कि आसानी से जो लोग हैं वो रह सकें और सबको पूरी सुविधा मिल सके। उनको जनसंख्या बढ़ने से खाने की भी कमी हो जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में दोनों टाइम यदि उनको भोजन चाहिए तो वो सारा जो भोजन है वो अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत में वैसे ही जनसंख्या बढ़ने का कारण गाँव की जनसंख्या को ही लेके माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसमें जागरूकता नहीं होती, उनमें अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को कम रखें और स्वस्थ रहें। उसके बाद मैंने अभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के कारण बताए, जिसके के कारण गाँव में लोग बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं और प्रॉपर जो उनका इलाज है, उनका ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाता है। पर अब इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं, उस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब कहीं इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए गाँव में जाते हैं तो हम उनको क्या सुझाव दे सकते हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर हम सुझाव दे सकते हैं कि वो जितने भी लोग एक घर के अंदर रहते हैं वो उस घर का निर्माण करने में पूरी तरीके से ऑक्सीजन आए, फ्रेश एयर आए, इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार का निर्माण वो घर का करें। इसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पानी की व्यवस्था है या वो जो पानी उनको मिलता है, उस पानी को वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ के पंचायत से, सरपंच से मिलकर, नगर निगम वालों से बात करके वो जो कुएं का जल है उसको स्वच्छ कराएं। तो स्वच्छ पानी यदि उनको मिलेगा तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आएगी। और उसी प्रकार जो हमारी स्वच्छता है,
जिसके चारों ओर वो कूड़ा करकट, या आपने देखा होगा कि गांव में एक स्पेस होता है जहाँ पर, जिसको वैसे घुरवा कहते हैं, मैंने जहाँ पर जो हमारे घर का गंदा या कचरा सामान है उसको ले जाकर वहाँ पर डाल देते हैं। तो वो जो कचरा है वो क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन या प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं देता, और उस गंदगी के कारण भी स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। और सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। तो जनसंख्या के लिए सरकार को चाहिए कि वो परिवार नियोजन जैसी स्थिति, परिवार नियोजन जैसी योजना प्लानिंग करे, और उसमें लोगों को प्रलोभन दे, लालच दे। जैसे कि यदि आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तो हम उनका फ्री एजुकेशन दे दें, उनको फ्री शिक्षा कर दें। यदि 2 गर्ल्स हैं तो मतलब 2 लड़कियां हैं तो क्या होता है, गांव वाले और बेटे की चाह में जनसंख्या में वृद्धि करते रहते हैं। तो उनको ये बताया जाए कि दोनों जो लड़कियां हैं उनका हम पूरी तरीके से एजुकेशन में, उच्च हायर एजुकेशन में भी पूरी फीस माफ़ कर देंगे, और अच्छे से उनको प्रमोट करेंगे, आगे उनको जॉब की सिक्योरिटी देंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति या उपलब्ध कराई जाए, इस प्रकार जनसंख्या की प्लानिंग को पूरे गांव में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसी योजना को लागू किया जाए। तो उसकी जनसंख्या जब कम होगी तो भी लोग कम जनसंख्या में अच्छा भोजन कर पाएंगे, पौष्टिक भोजन कर पाएंगे, और अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सजेशन हम दे सकते हैं कि जैसे बाल विवाह को बंद किया जाए, पूरी तरीके से वहाँ लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, उनको अवेयर किया जाए कि छोटे बच्चों का जो विवाह है वो ना हो, जिसके के कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो बना हुआ रहे। उसी प्रकार पर्दा प्रथा ना हो, क्योंकि वो पर्दा प्रथा जो है वो उनको ऑक्सीजन नहीं देती, और जिसके कारण उनको अस्थमा जैसी बीमारियाँ भी हो जाती है। तो इस प्रकार उनको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती। तो फ्रेश एयर लेने के लिए वो पर्दा ना करें, और गीले कपड़े पहन के जब उन लोग नहाते हैं तो उससे स्किन डिजीज आती है। तो उनको ये बताया जाए कि ये कोई धर्म नहीं कहता कि पूजा करने के लिए हमें गीले कपड़े पहनना है। हम सूखे वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर भी हम भगवान की आराधना पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल हम ये कहेंगे कि हमें गाँव में ज़्यादातर, नगर में भी समस्याएं हैं, पर गांव की जो ये स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके लिए हम गांव के लोगों को सबसे पहली बात कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा उनको दें। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको समय समय पर ये बताएं कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपको नहीं करनी है। तभी वो जो समाज है या वो जो गांव है, ग्रामीण समाज, वो जो है वो स्वस्थ हो सकेगा। बच्चों, मैंने स्वास्थ्य के बारे में आपको बताया। इसके बाद गांव की जो शिक्षा है, ग्रामीण समाज में जो शिक्षा है, वो उसकी समस्या क्या है। शिक्षा की समस्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्वास्थ्य की किस प्रकार गांव में समस्याएं होती है, वैसी शिक्षा की भी समस्याएं हैं। पर शिक्षा की समस्या गांव में कैसी है, क्या है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ एजुकेशन से लगाया गया है। अब ये जो एजुकेशन है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन, एक्ट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग, दूसरा है एडुकेयर, टू ब्रिंग अप या टू राइज, और तीसरा है एडुसर। एडुसर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ या टू लेवल आउट। अर्थात शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन ही शिक्षा है। तो शिक्षा का तात्पर्य प्रशिक्षण से है, संवर्धन से है और पथ प्रदर्शन से है। अब ये तो हुआ शिक्षा का अर्थ, और शिक्षा का अर्थ को मैकेंजी ने अपने आधार पर प्रदर्शित किया है। तो मैकेंजी की परिभाषा है शिक्षा की, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। एक ऐसी प्रक्रिया शिक्षा
कि जो जीवन भर चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक वो किसी न किसी प्रकार की शिक्षा लेता रहता है, किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। तो शिक्षा मैकेंजी के अनुसार, और ये जो मैकेंजी हैं ये व्यापक अर्थ में शिक्षा को बताते हैं। व्यापक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है और अनुभव करता है। यही उसकी शिक्षा है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के कारण वह अपने आप को सामाजिक वातावरण के साथ जोड़ सकता है, सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो मैकेंजी ने शिक्षा का व्यापक अर्थ बताया। अब इस शिक्षा के व्यापक अर्थ के बाद शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, जो एक सिलेबस के तहत एक योजना बनाकर जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। मतलब उसमें केवल उसे पुस्तकीय ज्ञान, जो सिलेबस बना है, जो बुक्स उस क्लास में चलती है, जो जिस बुक को रेफर करते हैं, उसको जो पढ़ाया लिखाया जाता है, उससे संबंधित ज्ञान ही उसे प्राप्त होता है। तो इस विधि को, जिसके द्वारा वो किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, उससे हम शिक्षा कहते हैं। मैकेंजी ने संकुचित अर्थ में भी शिक्षा का तात्पर्य बताया है कि शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से है। अर्थात मैकेंजी कहते हैं कि शिक्षा को यदि हम संकुचित अर्थ में परिभाषित करें तो शिक्षा का तात्पर्य है हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के विकास और उन्नति के लिए। मतलब शिक्षा हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को उन्नत करती है और विकास की ओर ले जाती है, विकास के लिए चेतनापूर्वक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा अभी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, और इस शिक्षा के अर्थ में शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब हम देखेंगे कि शिक्षा की क्या परिभाषा है। मतलब कुछ समाजशास्त्रियों ने, या हम कहें कि शिक्षाविदों ने इसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। तो इसकी परिभाषा में हम देखते हैं फ्रोबेल के आधार पर शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में जन्मजात शक्तियाँ बाहर आती हैं, बाहर प्रकट होती हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ उभर कर सामने आती हैं या प्रकट होती हैं। इसी प्रकार जो प्लेटो हैं, ये प्लेटो के आधार पर शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उस सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके लिए वह योग्य है। अब यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा क्या है? जिससे एक बालक का शरीर और आत्मा बहुत ही सुंदर और बहुत ही पूर्णता के साथ उसके व्यक्तित्व का विकास है। अर्थात हम ये कहेंगे कि उसको समाज में जीने के योग्य बनाने के लिए, उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके शरीर और आत्मा के सौंदर्यता की पूर्णता के लिए ही शिक्षा दी जाती है, या हम कहें कि शिक्षा का ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये थी शिक्षा की परिभाषा, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शिक्षा की विशेषताएं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शिक्षा का? तो शिक्षा का तात्पर्य मात्र विद्यालय से ग्रहण की गई शिक्षा नहीं है। अर्थात शिक्षा का मतलब केवल स्कूल में, कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो लिखाया जाता है, उसका तात्पर्य वो नहीं है। जो ज्ञान हम लिखित रूप में प्राप्त कर रहे हैं, वो उसका तात्पर्य हमारी शिक्षा, उसका तात्पर्य केवल उस शिक्षा से नहीं है। दूसरी विशेषता है शिक्षा की, कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। जो हमारे में एक पावर है, जो हमें बाय बर्थ मिला है, जो शक्ति हमें जन्म से ही प्रदत्त है, जो गॉड, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, उस शक्ति को विकास करने का काम क्या कर शिक्षा करती है।
कौन करता है? शिक्षा करती है। कि हमारे अंदर जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उसको उभर कर सामने लाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसका विकास करना है, उसका काम शिक्षा करती है। अब शिक्षा की तीसरी विशेषता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, किसी प्रकार का उसमें अवरोध नहीं होता और ये लगातार चलती रहती है। शिक्षा आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ केवल व्यक्तिगत विकास से नहीं है। यदि किसी बच्चे ने या कोई लोगों ने यदि शिक्षा ग्रहण की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना ही विकास कर रहे हैं या अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं या अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ केवल अपने ही ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा समाज को भी विकसित करती है। समाज का जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना विकास हो रहा है, वो एक बालक के शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात या बालक की शिक्षा के दौरान ही वो समाज को विकसित कर सकता है। उसके बाद शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, जिससे मानव अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सीखता है, एडजस्टमेंट करता है। शिक्षा एक प्रशिक्षण है जो आने वाले हर बच्चों को या आने वाली हर पीढ़ी को ये सिखाती है कि समाज में उसका स्थान क्या है और समाज के लोगों के साथ उसका क्या आचरण होना चाहिए, या समाज के साथ वो किस प्रकार का उसे व्यवहार करना है और किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की सामंजस्य को स्थापित करना है। तो शिक्षा की विशेषता ये भी है कि यह एक प्रशिक्षण है जिसमें मानव अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सीख जाता है और एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि शिक्षा की विशेषताएं क्या है। अब मैं बताऊंगी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या स्थान है। अर्थात शिक्षा के इस क्रांतिकारी दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संतोषजनक नहीं है। दुनिया शिक्षा के क्षेत्र में आकाश की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन हमारे देश में, भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या ग्रामीण जनता है, उनमें शिक्षा का स्थान चिंताजनक है, मतलब एक सोचने वाली स्थिति है। हालांकि सरकार अपने देश को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयत्नरत है, हर संभव कोशिश कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चों के माता पिता ही अशिक्षित होते हैं, और जिस कारण उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है और उस प्राथमिक शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, वो गुणवत्ता वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसकी गुणवत्ता ना होने के कारण ये बच्चे उच्च शिक्षा भी गुणवत्तापूर्वक नहीं कर पाते। तो माता पिता का शिक्षित ना होना, पेरेंट्स का शिक्षित ना होना बच्चों की शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात हम कहेंगे कि शिक्षा के मार्ग में ये एक बड़ी समस्या है। तो भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी विकास हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सरकार के द्वारा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग ने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शिक्षा के कार्य क्या है। तो राष्ट्रीय विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा को एकीकृत मानव का विकास के साथ साथ हमारे राष्ट्र और देश के विकास के लिए भी उपयोगी माना है। राष्ट्रीय विकास जो है वो राष्ट्रीय विकास शिक्षा के अभाव में किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
राष्ट्रीय विकास की योजनाएं यदि सफल होनी है तो वो शिक्षा के माध्यम से ही सफल होती है। शिक्षा के द्वारा ही समस्त नागरिकों का विकास होता है और जो राष्ट्रीय विकास की पहली दशा, पहले कैटेगरी को व्यक्त करता है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक देश में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण यदि होना है तो वो शिक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो संकुचित दृष्टिकोण है उस संकुचित दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का कार्य शिक्षा ही करती है। व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान उसमें सबसे ऊपर है। तीसरा है राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय अनुशासन जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने गुणों को विकसित करता है, उन गुणों की सहायता से राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सहायता मिलती है। इन गुणों का विकास शिक्षा के आधारशिला, शिक्षा ही आधारशिला है और इसी के माध्यम से राधा कृष्णन कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन ही है। नेक्स्ट है भावात्मक एकता। भावात्मक एकता भारत विविधताओं का देश है, जो उन विविधताओं पर भारत के वासी गर्व करते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता में भावनात्मक दृष्टिकोण उस देश के नागरिकों को एकत्रित करने में, यूनिटी उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति इमोशनल होता है। शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हुए एकता बनाए रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि प्रजातंत्री समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार से समाज के सम्मिलित उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार करे। अर्थात सामाजिक कर्तव्यों का पालन लोकतंत्र की आधारशिला के कहा गया है और शिक्षा लोगों को नागरिकता का ज्ञान कराती है, जिससे व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र के कर्तव्यों का बोध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता के संदर्भ में डॉक्टर एडलर का विचार है कि मनुष्य के उचित कार्य केवल वही है जो समाज के लिए उपयोगी है। अर्थात व्यक्ति का वही कार्य महत्वपूर्ण होता है, वही कार्य उचित होता है जिससे कि समाज में उपयोगी समझा जाता है, जिससे समाज उसे एक्सेप्ट करता है। तो व्यक्तियों के कार्यों की उपयोगिता उसके प्राप्त शिक्षा और प्रशिक्षण पर ही निर्भर करती है। शिक्षा मनुष्य को उचित ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वो अपने सामाजिक कुशलता का विकास करता है। तो इस प्रकार जीवन के कार्य के अंतर्गत ये पॉइंट मैंने कार्यों के रूप में बताया। अब इसी शिक्षा के कार्य के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है मानव जीवन के कार्य। मानव जीवन के कार्य के अंतर्गत पहला आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। यदि शिक्षा उसके पास है तो वो भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था कर पाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और इस दृष्टि से समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ उसे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति बिना संबंध स्थापित किए अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अनंत हैं और अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। तो दूसरा कार्य शिक्षा से संबंधित मानव जीवन के कार्य में पहला पॉइंट आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा है आत्मनिर्भर। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करती है, अर्थात उसे आत्मनिर्भर बनाती है। विवेकानंद ने
लिखा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलता, हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो हमारे व्यक्तित्व को, आदर्श को पूर्ण करता है, जो हमारे व्यक्तित्व के आदर्श को पूर्ण करता है। तो केवल किताब पढ़ लेने से या किताब का ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, बल्कि उसके लिए उसे एक ऐसी शिक्षा समाज के बीच रहते हुए प्राप्त करनी होती है जिससे कि वो अपने पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है चरित्र का विकास। मानव समाज का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति अपने छल कपट बुराइयों को छोड़कर एक ऐसी प्रवृत्ति को विकसित करता है जिससे कि उसमें ईमानदारी और सच्चाई का गुण बन गए, तो जब तक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा या शिक्षित नहीं होगा तब तक उसमें इस प्रकार की सच्चाई और ईमानदारी के गुण नहीं आएंगे और उनमें बुराइयां व्याप्त होगी। तो बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों के प्रति जो द्वेष रूपी भावना है, उस भावना को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, यह शिक्षा का होना जरूरी है। तभी एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति अपने चरित्र का विकास करता है। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करे। आज भारत को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, इसलिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य से हमारा उद्देश्य अपने सब नागरिकों को भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार मानव जीवन के कार्य के संबंध में ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आवश्यकता की पूर्ति, आत्मनिर्भरता, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना। तो ये शिक्षा के से संबंधित कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के और भी क्या कार्य हैं। तो शिक्षा का कार्य इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन का कार्य और मानव जीवन के कार्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण समाज में जो शिक्षा है उसका स्तर नगरीकरण, नगरों में बहुत ज़्यादा है। वहाँ नई नई टेक्नोलॉजी ग्रहण करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गाँवों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं मिल पाती है। बच्चों को पूरी जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, स्कूल के अंदर बैठने के लिए भी सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं होती, और इस कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस अभाव में आगे पढ़ने का वो प्रयास नहीं करते। पूरी तरीके से उनको फैसिलिटी न मिलना, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर होना, ये उनके शिक्षा को और ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँव की शिक्षा या ग्रामीण जो समाज में शिक्षा की समस्याएं हैं वो बहुत अधिक हैं, और अभी भी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसको पूर्णतः उस समस्या को समाप्त करने के लिए समय लग सकता है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया कि गांव में स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं, और शिक्षा किसे कहते हैं या शिक्षा के क्या आधार हैं, शिक्षा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और शिक्षा के क्या कार्य हैं। ये इसके पश्चात मैं आपको ये बताई हूँ कि ग्रामीण समाज में शिक्षा की समस्याएं क्यों हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है शिक्षा और स्वास्थ्य, और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम जब भी आपको कोई समस्या होगी तो हम इस क्लास को फिर आगे लेंगे। थैंक यू।